अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम जनरल साइंस GSC 101 की केमिस्ट्री के सेक्शन को ओपन करेंगे। फिजिक्स का सेक्शन हम पूरा पढ़ चुके हैं। 14 जो यहाँ पे लेक्चर्स दिए गए हैं ये जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आप सुनना चाहें तो आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। अब हम केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू करेंगे जो कि लेक्चर नंबर 15 से लेके लेक्चर नंबर 28 तक कंसिस्ट करता है। आज मैं लेक्चर नंबर 15 पढ़ाऊँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको कोशिश करूँगी कि आपके पेपर्स से पहले जो है केमिस्ट्री का सेक्शन सारा कंप्लीट कर दिया जाए। तो आते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन की तरफ। लेक्चर नंबर 15 है और केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर है 7, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले तो बात होती है कि एटम क्या है। अब एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो अंदर से कैसे बना हुआ है। पहले पहले ये समझा जाता था कि एटम जो है वो कह लें कि बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ वो होती है जिससे मिलके सारा कुछ बनता है। जैसे अगर हम एक घर की बात करें तो एक घर जो है वो ईंटों से मिलके बना है ना। तो ईंट क्या है, उसका बेसिक यूनिट है। ईंट कह लें कि ईंट से छोटा कोई नहीं। तो इसी तरह ये समझा जाता था कि एटम जो है ये बेसिक यूनिट है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। एटम डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बल्कि एटम का नाम जो है वो भी ऐसे वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड से। एटोमोस मीन्स इनडिविजिबल। तो फिर पता चला कि एटम डिवाइडेबल है और वो मज़ीद छोटे से छोटे पार्टिकल्स। पहले पता चला कि एटम 3 पार्टिकल से मिलके बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जाके पता चला कि फर्दर भी ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्वार्क्स में मुश्तमिल होते हैं और भी बहुत ज़्यादा एटम के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि इस वक्त आपकी डिटेल में नहीं है। अगर कोई पार्टिकल थ्योरी पढ़ता है तो वो जाके उसको काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स को पढ़ने को मिलेंगे कि क्या क्या किस्म के पार्टिकल्स होते हैं और क्या क्या पाए जाते हैं। तो आते हैं आपके लेक्चर की तरफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर। Man has known the fact that matter is composed of very very small particles since ancient times। यानी शुरू से पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। It is generally accepted that concept the matter is discontinuous and composed of tiny particles was first given by the Greek philosophers of the 5th century before Christ, Leucippus and Democritus. It is notable that Plato and Aristotle did not believe in the existence of atoms and regarded that matter as continuous। बल्कि वो क्या कहते थे कि एटम भी नहीं होती, मैटर ऐसे कैसे कंटिन्यूटी में बना हुआ है। लेटर इन 100 BC, a Roman poet Lucretius illustrated the idea of atom by his poetry. The word atom is from Greek words a mean not and tomos meaning divisible यानी indivisible या not divisible। Thus the meaning of atom is the particle that is indivisible। In 1808 जोहन डाल्टन एन इंग्लिश स्कूल टीचर। यहाँ से ये ना समझ लेना कि वो इंग्लिश का टीचर था। इंग्लिश स्कूल टीचर का मतलब है कि वो इंग्लैंड में रहता था। Put forward the concept of atom on the scientific ground. He proposed that the elements of atoms are indivisible. Today, the atom is defined as the smallest particle of an element that can enter into a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसका सबसे बेसिक यूनिट जो है वो जो है एटम है। एटम इज नॉट इंडिविजिबल यानी वो डिवाइडेबल है। इट इज़ in fact a tiny organism consisting of smaller particles। These smaller particles that make up the atom are called subatomic particles। Subatomic particles of fundamental importance are electron, protons and neutron। यानी ये 3 मेजर इसके पार्टिकल्स हैं। These particles combine together in varying number to form atoms of different element। यानी जैसे हाइड्रोजन है उसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और वही चीज़ है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से
मुख्तलिफ एटम्स बनते चले जाते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो सब में बेसिकली कम या ज़्यादा तादाद में यही चीज़ें पाई जाती हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in its atoms is the characteristic property of an element. All the atoms of an element have the same number of protons. The atoms of different elements have different number of proton. यानी एक कोई एलिमेंट है तो उसका प्रोटॉन नंबर सेम रहता है। जैसे कि मैंने अभी बात की आइसोटोप्स, ये जैसे हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, लेकिन तीनों में सिर्फ ये होता है कि न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। A neutral atom has many electron as proton, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तभी तो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। The number of neutron is not fixed. Generally, it is equal to the number of protons in the lighter atom and much higher than the number of protons in the heavier atom. Atoms of the same element can have different number of neutrons, such atoms are called isotopes. Most elements have 2 or more isotopes. अब डिस्कवरी कैसे हुई? मतलब काफ़ी लंबा स्पैन ऑफ टाइम ऐसा था जब यही समझा जाता था कि एटम जो है वो डिवाइडेबल नहीं है, इंडिविजिबल है और वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। कैसे पता चला कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? Now the question is, how were electron, proton and neutron discovered? There are a number of experiments that ultimately led to the discovery of these particles and their arrangement in the atom. These experiments include passage of electricity through solution, discharge tube experiment, radioactivity, Chadwick's experiment, spectroscopic studies. अब यही एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको कहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दैट पासेस इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, यानी उसके अंदर उसका कोई सॉल्यूशन पानी में या किसी केमिकल में बनाया हो, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस। दे आर कॉल्ड electrolytes and the process is called electrolysis. Electrolysis was thoroughly studied by an English scientist, Michael Faraday, who in 1832 to 1833 found out the relationship between the quantity of electricity passed through the solution and the quantity of matter deposited at the electrode as a result of passage of electricity and put forward his 2 famous laws. यानी उसने इसको स्टडी किया कि किस तरह से किसी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके बाद इलेक्ट्रोड्स पे क्या चीज़ डिपॉजिट होती है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट रिजल्ट लेड जॉर्ज जोहान स्टोनी in 1874 to conclude that electricity, like matter, is discontinuous and consists of particles. In 1891, he gave the name electron to his particle of electricity. Electron is a Greek word of amber which is electrified when it rubbed with wool. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में एक ये चीज़ आई। फिर इसके अलावा discharge tube experiment भी हुआ था। Discharge tube experiment provided strong evidence for the existence of subatomic particle. A discharge tube is a glass tube having 2 electrodes sealed in at each end. It is connected to a high voltage and battery to provide required voltage to a vacuum pump to evacuate air or gas from the tube. Since William Crookes, a British physicist, was the first of several scientists to construct discharge tubes, these are known as Crookes tube. उसके नेम पे ही इस ट्यूब्स का नाम Crookes tube भी होता है। वर्किंग क्या हुई, कैसे वो काम किया? एट ऑर्डिनरी प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू द ट्यूब सिंस गैस आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करते हैं, वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं। एज अ गैस और एयर फ्रॉम द ट्यूब इज ग्रेजुअली इवैक्यूएटेड विद अ वैक्यूम पम्प, pressure decreases in the tube. Number of interesting phenomena are observed one after the other. यानी जब वैक्यूम कर दिया उसके बाद डिफरेंट फिनोमिना इसमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या? when the pressure is reduced to a very small value around 0.01 to 0.001 torr, an electric discharge takes place producing a uniform glow inside the tube. यानी उसमें
डिफरेंट कलर की लाइट्स शो हुई होंगी। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट इट इज़ ड्यू टू रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, यानी रेडिएशन कैथोड से निकली हैं तो उस वजह से विच ट्रेवल्स टुवार्ड्स द एनोड, कैथोड से निकल के एनोड में गई है। बिकॉज द रेज आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड दे आर गिवन द नेम कैथोड रेज। नाउ द क्वेश्चन इज what are these cathode rays? The cathode rays are the streams of electrons emitted from cathode. All electrons have the same charge and mass. They are identical. यानी अगर एक सब्सटेंस है तो सेम ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे जो मर्जी सब्सटेंस है उनका इलेक्ट्रॉन का मैस सेम होता है और चार्ज सेम होता है। कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का? All atom contains smaller particles called electron. All electrons are identical. An electron is negatively charged. Its charge is minus 1.6 into 10 raised per minus 19 coulombs. An electron is an extremely small material particle with a mass of 9.1 into 10 raised per minus 28 grams. अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जब क्योंकि हमें पता था एटॉमिक न्यूट्रल पार्टिकल है, जैसे ही एक चीज़ डिस्कवर हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर हुआ था, उसके फ़ौरन बाद एक आइडिया आया कि अगर ये न्यूट्रल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है एक नेगेटिव, तो इसका मतलब उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई और इसमें पार्टिकल लाजमी एग्जिस्ट करता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो सारे साइंटिस्ट उसको ढूंढने में लग गए, तो प्रोटॉन जल्दी डिस्कवर हो गया था, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो बहुत बाद में जाके डिस्कवर हुआ था, क्योंकि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। आइडिया तो था कि कोई ना कोई और चीज़ है, क्योंकि इनका वेटेज जो है वो उसके बगैर कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डिस्कवरी मुश्किल थी। इनमें से एक भी डिस्कवर जो ज़ाहिर पहले होना था, तो दूसरे में ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाना था कि कोई ना कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही। इन 1886 Goldstein, a German physicist, discovered that in addition to cathode rays, another type of rays is also produced in the discharge tube, which travel in the direction opposite to that of cathode. These rays are given the name canal rays as they pass through the canals of cathode. These rays were made up of positively charged particles. These particles are formed due to ionization of atoms or molecules of the gas present in the tube. In the discharge tube, cathode rays, the electrons collide with the atom or molecules of the gas in the tube and knock out one or more electrons from these atom or molecule, leaving them with a positive charge. यानी जब तेज़ी से आके इलेक्ट्रॉन टकराता है किसी एटम के साथ, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ले जाता है। तो पीछे क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। When an atom or molecule loses one or more of its electron, it acquires a net positive charge equal to the number of electron lost. यानी एक निकला तो +1, दो निकले तो +2, तीन निकले तो +3. For example, hydrogen and helium may produce H2 plus and He plus ions, which may also produce H plus and He2 plus ions. Thus, positive rays are the stream of positive ions of gas present in the tube that are produced due to ionization of their atoms and molecules. Out of all positive ions obtained from different gases, the lightest ion was that of hydrogen. This was H positive, was named as proton, Greek protos first. By Rutherford in 1920, it carries a charge equal to that of electron but opposite in sign. The ions produced from all gases in the discharge tube have been found to have charge that is integral multiple of charge of a proton. क्योंकि जाहिर है एक से ज़्यादा अगर चार्जेस होंगे इकट्ठे आए हैं तो वो हमें उसका चार्ज ज़्यादा महसूस होगा, जबकि इतना चार्ज नहीं होगा। It shows that atoms contain one or more positively charged particles, the protons. आगे अब जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जब डिस्कवरी हुई अब उसका मॉडल भी पेश किया जाएगा कि वो कैसे बना। बाय द एंड ऑफ 19th century it became all clear that atom consists of negative charged particles and a positively charged particle, but it was not clear how atoms are constructed.
In 1898, J.J. Thomson suggested that an atom might be a positively charged sphere in which negatively charged atoms electrons are embedded. यानी उसने कहा कि कोई चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जैसे कि बॉल है या कोई प्लम है, उसके अंदर ही embedded हुए हैं बीड्स की तरह बदले हुए हैं इलेक्ट्रॉन. This model of an atom is sometimes called plum pudding model. Of course, it was based on insufficient information and soon found out to be incorrect. Today, it is known that neutron is a neutral particle with mass 1.008665 AMU or 1.675 into 10 24 gram. The nucleus of every atom contains neutrons along with proton except ordinary oxygen which has no neutron. अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था. In 1909, Ernst Rutherford with Hans Geiger and Ernest Marsden performed a very important experiment. In their experiment, they shot a stream of high-speed particles at very thin sheets of various materials such as gold. They observed that most of alpha particles, about 99.9%, pass through the sheet without any deflection. However, some particles deflected through various angles and a few almost completely reversed their direction. उससे क्या पता चला इनको कि बहुत ज़्यादा जो एटम का एक हिस्सा है वो होलो है, स्पेशियस है, उसके अंदर से चीज़ें गुजर जाती हैं, लेकिन एक डेंस एरिया है जिसके अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शन पे जब वो टकराते हैं पार्टिकल्स बाउंस बैक हो जाते हैं. तो जो डेंसर एरिया था उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया था और जो उसका दूसरा एरिया था होलो वाला वहाँ कहा गया था कि क्लाउड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड इन 1911 proposed an atomic model. The main points of his model are as follows. An atom consists of nucleus which contains almost all mass and all positive charge of atom. Around the nucleus there are electrons which revolve around the nucleus just as the planets revolve around the sun. आगे आगे light. Atomic spectra have greatly helped us in understanding the electronic structure of an atom. The light emitted from an atom gives us information about the electronic structure of that atom. Light has many forms such as visible or white light, ultraviolet light, infrared light, X-rays and Y-rays, etc. All these forms of light propagate through space as electromagnetic waves. Like all other waves, electromagnetic waves are described in terms of their velocity, frequency, wavelength and amplitude. Wavelength is the distance between two successive crests or troughs of the wave. The frequency is the nu is the number of wave crests or troughs that passes through a given point in 1 second. Light travels with a constant speed of 10 to 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ 10 raised power 8 है, 10 की पावर 8 है, 108 नहीं लिखा हुआ, गलती है, इसको करेक्ट कर लें. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एट कांस्टेंट वेलोसिटी. दस v is equal to c over lambda. All electromagnetic waves have the same speed in the space, but their wavelength and frequency vary. The wavelength of the visible or white light is about 400 to 750 nanometer or 4000 to 7500 एंगस्ट्रॉन. एंगस्ट्रॉन का यहाँ पे भी यूनिट थोड़ा सा गलत है, एक के ऊपर छोटा सा सर्कल होता है, A0 नहीं होता, ये करेक्शन कर लें. Continuous spectrum. A spectrum is a display of component colors of radiation on a screen on photographic plate. Visible light is composed of a mixture of electromagnetic waves of all wavelengths ranging from 400 नैनोमीटर to 750 नैनोमीटर. हमारी आँख सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकती है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम
750 नैनोमीटर से अबव वाली या 400 नैनोमीटर से लेस वाली लाइट को देखते हैं। When a narrow beam of visible light is passed through a glass prism, it is spread out into a band of colors ranging from long wavelength red light to short wavelength violet light. ये आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा मैट्रिक में, एक प्रिज्म लेके उसके उसको सूरज के सामने लेके गए होंगे तो आपको उसके अंदर से देखिए आपको डिफरेंट ऑलमोस्ट रेनबो कलर्स नज़र आते हैं। प्रिज्म रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट वेवलेंथ थ्रू डिफरेंट एंगल एंड दस disperses the beam of light into its component wavelength to form a continuous spectrum. A continuous spectrum contains all the wavelengths present in that range. All the colors are present in continuity and there is no democratic or dark band between them. Atomic spectrum. अब एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है? When an element in an atomic form is heated, it emits radiation. जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं वो रेडिएशन निकलती है। If a beam of light emitted by a sample of an excited element में हमने उसको हीट प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप अप कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Is passed through a prism, a spectrum containing only a few lines of wavelength is obtained. The spectrum is known as line spectrum. Since the light is emitted by atom of an element, the spectrum is also called an atomic emission spectrum or simply emission spectrum of atomic spectrum. The dark regions of the spectrum correspond to the wavelength for which light is not emitted. यानी उसमें डार्क एंड ब्राइट कलर्स होते हैं। जो कलरफुल रीजन होता है वो आपको बताता है कि ये लाइट इमिट हुई है, और जो डार्क रीजन है वो बताता है कि लाइट इमिट नहीं हुई। On the other hand, if you pass a beam of white light through a sample of unexcited gas and the transmitted light is passed through a prism, the spectrum obtained is called an absorption spectrum. Absorption spectrum of an element is also a line spectrum. It is a photographic negative of the emission spectrum. Absorption spectrum of an element lacks those wavelengths that are present in its emission spectrum. यानी जो एमिशन में होती है वो एब्जॉर्प्शन में नहीं होती, जो एब्जॉर्प्शन में होती है वो एमिशन में नहीं होती। Significantly, each element displays a characteristic set of lines in its absorption or emission spectrum. An element emits the same wavelength that is absorbed. Thus, the emission or absorption spectra can serve as a fingerprints on the basis of which the elements can be identified. आगे है atomic spectra of hydrogen. Hydrogen is the simplest element. A number of scientists studies the emission radiation from hydrogen. The atomic spectrum of hydrogen consists of several series of lines. वो आपने पढ़ी होंगी पहले, यहाँ पे फिलहाल आपके लेक्चर में इंक्लूड नहीं है, शायद आपकी बुक में आगे हो तो हम पढ़ेंगे। आगे आ जाए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। in 1909 आना था, यहाँ गलती है। मैक्स प्लैंक proposed a revolutionary theory about the nature of light. The theory successfully explained several observations concerning the interaction of light in matter, which could not be explained by the wave theory of light. The theory is called Planck's quantum theory of light. State light is emitted or absorbed by matter discontinuously in the form of discrete packets or bundles of energy called quanta. These quanta of light are named as photons. Each photon of light has a particular amount of energy which is proportional to the frequency of light. इसलिए यानी कहा था कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर रखती है, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। उससे पहले हम लाइट को सिर्फ वेव नेचर के तौर पर पढ़ते, लेकिन इसने जस्ट एक थ्योरी पेश की थी जिसका प्रूफ बाद में दिया गया था। Here is the energy, nu is the frequency, is the wavelength
c is the velocity of light and h is the constant of proportionality calls the Planck's constant. Its value 6.6 10 per minus 34 joule. यहाँ पे E इज इक्वल टू एच एफ नहीं लिखा हुआ, फॉर्मूला मिसिंग है. E इज इक्वल टू एच एफ आता है वहाँ पे, या यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू से लिखी हुई है, या जब V का साइन है ये न्यू होता है तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और एच क्या होगा, प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये दी हुई है. The Planck's quantum theory thus says the light is discontinuous and consists of discrete particles called photons. The light is absorbed or emitted by a substance in the form of these photons. आप चलते हैं नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल की तरफ, वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल. Keeping in the view that Rutherford's atomic model, the Planck's quantum theory applied, and the results of studies of atomic spectra, Niels Bohr, a Danish physicist in 1930, put forward his model of atomic structure. The postulates of this model are as follows. Electrons revolve around the nucleus in a certain fixed orbit or stationary states. जिससे वही सोलर सिस्टम की तरह सन को कैलन न्यूक्लियस है, मतलब अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाएं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं वो प्लैनेट्स उसके रिवॉल्व अराउंड करें. इट मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटिफाइड एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी एंड नन इन बिटवीन. यानी वो जो स्टेट्स हैं जिसमें वो, या एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें वो मूव कर रहा है, वो फिक्स हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं होते. द ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. Only those orbits are possible for which the angular momentum mvr of an electron is the integral multiple of h by 2. That is, mvr is equal to n into h over 2, where n is equal to 1, 2, 3 up to so on, where mass m is the mass, v is the velocity, r is the radius of the orbit of an electron, h is the Planck's constant, and specifies the orbit where when n is equal to 1, this is the orbit number 1, when n is equal to 2, this is the orbit number 2, and so on. As long as electron move in its own orbit, no emission or absorption of radiation occur. तो emission और radiation कब होती है, absorption कब होती है, वो तब होती है वो जिसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट छोड़ के निचले ऑर्बिट में या ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है. Emission or absorption of radiation takes place when an electron jumps from one orbit to another. An electron jumps from an orbit of lower energy to an orbit of higher energy as a result of the absorption of radiation. When an electron jumps from an orbit of high energy to an orbit of lower energy, the radiation is emitted. यानी जितनी एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है. द एनर्जी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब एमिट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट बिटवीन विच द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स. यानी डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये सबस्क्रिप्ट में आना था, E2 नीचे, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू. रेडियाई और ऑर्बिट्स, different orbits have different radii. On the basis of Bohr's atomic model, radii of the electronic orbits can be determined. अब आ जाती हैं स्टेट्स क्या हैं इसकी. जैसे सोलर सिस्टम में भी एक ही लाइन में प्लैनेट्स नहीं हैं, डिफरेंट हैं शुरू से 1 से लेके 8 तक. तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की भी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं. सबसे करीबी जैसे सोलर सिस्टम में कोई एक प्लैनेट है तो वो उसके लिहाज से ग्राउंड स्टेट होगी, और सबसे एंड वाला हाईएस्ट, वो सबसे दूर वाला एक्साइटेड स्टेट होगा पहले वाले के लिहाज से. द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट दैट एन इलेक्ट्रॉन नॉर्मली ऑक्युपाइज. व्हेन एनर्जीज आर एब्जॉर्ब्ड, द इलेक्ट्रॉन्स जंप्स टू अ हायर एनर्जी स्टेट. दिस हायर एनर्जी स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट. The ground state of an electron is the stable state, while the excited state
unstable states. As a result of absorption of energy, when an electron jumps to an excited state, it immediately jumps back to the ground state with the emission of energy. यानी वो जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो अपने लेवल एनर्जी लेवल को छोड़ के अपर एनर्जी लेवल पे जाता है, वो वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं टिकता, वापस अपने जिस स्टेट से वो आया था उधर जाता है और जितनी एनर्जी उसको दी गई थी उतनी ही एनर्जी वो रिलीज कर देता है. नेक्स्ट, वेव नेचर ऑफ मैटर. In 1924, a French physicist Louis de Broglie, using Planck's equation E is equal to h nu and Einstein equation E is equal to mc square, put forward a hypothesis that electron possess wave properties. That is, electron is a wave. Later, Davison and German in 1927 experimentally discovered the wave nature of electron. An electron being a wave भी act करता है and being a particle भी. Subsequently, other particles such as protons, neutrons and helium nuclei were also shown to exhibit wave properties. The wave behavior of matter can only be observed for small particles. For big bodies, the associated wave is much too small to be observed. In short, under certain conditions, an electron resembles a particle, while under some other condition, it behaves as if it is a wave. The electron and hence the matter possesses dual nature. However, it has been found that electron can be treated as wave more effectively than as small particles. Heisenberg uncertainty principle. In 1927, Werner Heisenberg, a German physicist, put forward a principle called the Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक इलेक्ट्रॉन की दो चीज़ें इकट्ठी हम मेयर कर सकें. इट इज़ कौन कौन सी? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट विद एग्जैक्ट एक्यूरेसी for the momentum and the position of an electron simultaneously. It means more accurately we know the momentum of electron, the less accurately can we know its position and vice versa. यानी अगर हम पोजीशन मेजर को पता करेंगे तो हमें उसका मोमेंटम से पता नहीं चलेगा, और अगर हम उसकी मोमेंटम को पता करेंगे तो हम उसकी पोजीशन को मेजर नहीं कर सकेंगे. Thus, Bohr's model of an electron moving with a known velocity in a well-defined orbit cannot be correct. In other words, we cannot say where an electron lies around the nucleus क्योंकि वो constantly move कर रहा है. अब आ जाते हैं next topic, quantum mechanics. The concepts given by Planck, Bohr, de Broglie, Heisenberg and others ultimately led to the development of a new theory of the structure of atom known as quantum mechanics or wave mechanics. Quantum mechanics replaced the classical mechanics. ये बहुत सी चीज़ें थी जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें पता नहीं चल रही थी. तो उसके बाद एक रेवोल्यूशनाइज चीज़ें हमने पढ़ी, तो उससे हम क्वांटम मैकेनिक्स पे चले गए. और उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट. यानी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल तो नहीं कोई भी चीज़ मूव करती ये पार्टिकल्स, लेकिन वो 10⁷ की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं. रिलेटिविस्टिक स्पीड कहते हैं इसको. जब इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड की बात की जाती है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वहाँ पे जाके फेल हो जाती है. लेकिन जब हम नॉर्मल वेलोसिटीज़ पे आते हैं, जैसे कि गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, ट्रेन्स मूव कर रही हैं, एरोप्लेन्स मूव कर रहे हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट सेम आते हैं. इनमें फिर कोई फ़र्क नहीं आता, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं. इफ एन इलेक्ट्रॉन is a wave, then it should be possible to describe it with the help of some mathematical equation like other waves. तो अब उसकी वेव इक्वेशन किसने बनाई थी? श्रोडिंगर ने. उसकी बहुत फेमस दो वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस. आपकी बुक में उसकी वेव्स नहीं लिखी हुई,
जस्ट बताया कि उसने वेव्स बनाए। इन 1926 Erwin Schrödinger succeeded to develop an equation. This equation is the foundation stone of quantum mechanics. It offers a mathematical approach to understanding the wave nature of matter. The quantum mechanical treatment of electron is highly mathematical, as Schrödinger equation is a very complex equation. Hydrogen is the only atom for which it has been solved. Each solution of this equation is described by a set of constant numbers called quantum numbers. तो आगे चलते हैं क्वांटम नंबर्स की तरफ कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स ऐसे ही हैं जैसे कि आपने किसी शख्स का पता एड्रेस चाहिए होता है, कैसे हम देते हैं कि वो कौन से मुल्क में रहता है, फिर मुल्क में कौन से सूबे में रहता है, फिर सूबे में से कौन से शहर में रहता है, फिर अब शहर का पता है तो उसका घर नंबर क्या है, या कह लें कौन से कॉलोनी में रहता है और उस कॉलोनी में उसका क्या घर नंबर है। तो क्वांटम नंबर्स भी इसी तरह हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है उसकी कंप्लीट डिटेल देते हैं कि कौन सा उसका मुल्क है, कौन सा शहर है, कौन सा सूबा है, कौन सा घर है। The quantum mechanics explain the structure of atom with the help of four quantum numbers. These numbers are used to describe the distribution of electron in space around the nucleus. The quantum numbers and their significance are given below. सबसे पहला है principal quantum number. The principal quantum number describes the main energy level or shell that an electron occupies in an atom and may be any positive integer. N is equal to 1, 2, 3 up to so on. When n is equal to 1, it is the first main energy level or first shell. When n is equal to 2, it is the second shell and so on. A main energy level or shell is the main region around the nucleus in which an electron may be present. Shells 1, 2, 3 up to so on are also sometimes called KLMN shells. नेक्स्ट से ये कह लें कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें बता दिया था क्या है, कि क्या बताया कि वो किस कंट्री में है। अब कंट्री में पूरे मुल्क में आपको कहाँ से ढूंढा जाए, तो आपका प्रोविंस तो पता होना चाहिए ना। तो एजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एल, ये है आपको अपना उसका इलेक्ट्रॉन का कह लें प्रोविंस है। एजीमुथल क्वांटम नंबर describes subshell or sub-level in the shells or main energy level. It denotes the shape of a region in the space an electron occupies. Its value are given by L is equal to 0 to n minus 1. यानी जब n is equal to 1 है तो L 0 होता है, n is equal to 2 पे L 0 और 1 होता है, n is equal to 3 पे L जो है 0, 1, 2, इस तरह ही चलता जाता है। Thus, the value of L designates sub-levels or sub-shells or sub-level that electron can occupy in a main shell. Each value of L is given a letter notation. Thus, L is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to so on. और जैसे वो KLMN थे तो ये SPD, FG, H up to so on. Thus, in the first shell n is equal to 1, L is equal to 0. There is one subshell and it is S. In the second shell, there are two subshells S and P, and in this third shell n is equal to 3, there are three subshells S, P, and D. In the fourth shell n is equal to 4, there are four subshells S, P, D, and F, and so on. Notice that the number of subshells in any given shell is simply equal to the value of n for that shell. यानी अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एक शेल है, जैसे कि s, n इज इक्वल टू 2 है तो दो सब शेल हो गए s एंड p, इसी तरह। द फर्स्ट फोर लेटर्स s, p, d, f find their historical origin in the study of the atomic spectra of the alkali metals. In those spectra, four series of lines are observed and they are termed as sharp, principal, diffuse, and fundamental series. For L is equal to 4, 5, up to so on, we just continue with the alphabet. Notice that the electron in their ground state in an atoms of an all element occupies only S, P, D, and F. आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
अभी हमें कंट्री पता चल गई, अब हमें प्रोविंस पता चल गया। प्रोविंस भी बहुत बड़ा है, उसको कहाँ ढूंढें, तो हमें शहर का पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, हमें सिटी बता रहा है। इट डेजिनेट द स्पेशल orientation of the region of an electron occupies. This region is called an orbital. An orbital is the region around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum. Electron maximum कहाँ पाया जा सकता है? Each subshell is composed of one or more orbitals. The value of m are given by m is equal to minus l up to 0 up to plus l. Thus, when l is equal to 0, m is equal to 0. When l is equal to 1, m is equal to minus 1, 0, plus 1. When l is equal to 2, m is equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. When l is equal to 3, m is equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Values of m serves to determine the orientation of an orbital in space relative to other orbitals. In subshells S, there is only one orbital S. In subshell P, there are three orbitals px, py, pz. ये x, y और z जो है ये सबस्क्रिप्ट में आता है. In subshell D, there are 5 orbitals, and in subshell F, there are 7 orbitals. आगे स्पिन क्वांटम नंबर S. हमें कंट्री पता चल गई, हमें प्रोविंस पता चल गया, हमें उसका शहर पता चल गया. अब शहर के बाद बारी आती है घर की तरफ उसका. तो घर का एड्रेस जो है ये आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर. और ये जब चारों चीज़ें पता होंगी तो ही हम किसी के घर पहुंच सकते हैं. अगर खाली आपको एड्रेस में घर का नंबर दे दिया जाए, आपको पता ही नहीं है वो शहर कौन सा है या सूबा कौन सा है या मुल्क कौन सा है, आप उसके घर नहीं पहुंच सकते. आपको खाली बता दिए मुल्क पता है, घर का नंबर पता है, तो भी आप नहीं पहुंच सकते. तो चारों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी के घर की लोकेशन ट्रेस करने में, उस तक घर तक पहुंचने में. तो इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन के घर को ढूंढने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो ये 4 क्वांटम नंबर्स का पता होना ज़रूरी है. स्पिन क्वांटम नंबर इट रेफर्स टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो मोशन में होता है. इलेक्ट्रॉन हैज़ द स्पिन that is it rotates about its own axis. An electron can spin only in either of two directions, clockwise or anti-clockwise. Therefore, S has only two values, plus 1/2 and minus 1/2. आगे चलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. From the above discussion, we can conclude that in an atom there are various main energy levels or shells. Each shell has one or more subshells or sublevel. Each subshell consists of one or more orbitals. An orbital is actual region where an electron is found. It can be defined as follows. An orbital is the region around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum. Note that an orbital can have a maximum of 2 electrons. एक ऑर्बिटल में एक या दो, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते. अब चलते हैं शेप्स क्या हैं, और ये जो हमने एस, पी, डी और एफ पढ़े, इनकी शेप्स क्या हैं. ईच एस ऑर्बिटल इन द एटम इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस. That is, an s orbital in shape is like a symmetrical sphere such as football. Each p orbital is like a dumbbell. The three p orbital px, py and pz are present perpendicular to one another. Subscript x, y and z indicate the axis along which each of the three lobed p orbitals is directed. The d and f orbitals have complex shapes. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स. ये ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है, यहाँ ओ आना था. ऑर्बिटल इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग रूल्स एंड प्रिंसिपल. सबसे पहला है पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये क्या कहता है? Since electrons are described by 4 quantum numbers, any two electrons in an atom must differ in at least
वन क्वांटम नंबर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि कोई दो डिफरेंट लोग हैं, उनका मुल्क सेम हो सकता है, उनका सूबा सेम हो सकता है, उनका शहर सेम हो सकता है, यहाँ तक सारा कुछ अगर सेम है तो उसका घर सेम नहीं होगा। दो साथ साथ वाले घर हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एन जो है वो भी सेम हो सकता है, एल भी सेम हो सकता है, एम भी सेम हो सकता है, लेकिन फिर उसकी स्पिन क्वांटम नंबर जो एस है वो सेम नहीं होगा। वो फिर अपोजिट स्पिन में होगा, एक +1/2 और एक -1/2। तो कोई ना कोई एक चीज़ जो है उनमें डिफरेंट होगी। इन एन एटम no two electron can have the same values of the four quantum numbers. Can also be stated that any orbital can accommodate no more than two electrons and these electrons must have opposite spin. यानी एक ऑर्बिटल में ज़्यादातर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होगी, सेम नहीं होगी। टेक द एग्जांपल ऑफ हीलियम which has two electrons. Both the electrons are in 1s orbital. We express this as LS2. These two electrons have the three quantum numbers, same quantum number for both. दोनों के लिए n is equal to 1 है, दोनों के लिए l is equal to 0 है, दोनों के लिए m is equal to 0 है, but they differ in the fourth quantum number. If for one electron s is equal to +1/2, then for the other is -1/2. The two electrons having opposite spin are said to be paired. While if there is only one electron in an orbital, it is called unpaired. Pauli's exclusion principle was put forward by a Swiss physicist Wolfgang Pauli in 1925. अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है aufbau प्रिंसिपल। aufbau प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, aufbau is from German Aufbauen meaning to build up, यानी कैसे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल बिल्ड हुए हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल। As we go away from the nucleus, the energy of shells increases. In writing electronic configuration, we start filling electron from 1s. When it is completely filled, we go to 2s, thus to the 2p and so on. Consider the following. अब हाइड्रोजन है, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, C=1, तो वो 1s1 होगा। हीलियम है, उसके अंदर दो हैं, तो 1s2। लिथियम उसमें 3 है, तो पहले 1s2 पूरा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद थर्ड ऑर्बिटल वो सेकेंड ऑर्बिटल में जाएंगे 2s1। इस तरह 1s2 2s2 बढ़ते चले जाएंगे, 1s2 2s2 2p1 करते करते ये इसने 11 तक कंटिन्यूसली तरतीब में लिखा हुआ है। अब n+1 रूल क्या कहता है? This rule states the orbital with the lowest energy is the one for which the sum of n and l is lowest. The two orbitals have the same n+1 value. The orbital with the lower n value has the lower energy. Take the example of potassium K that has 19 electrons. The first 18 electrons have the following arrangement: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Where will the 19 electron go? To 3d or 4s? Let us apply n+1 rule for 3d. n+1 is equal to 3 plus 2 is equal to 5, and for 4s n+1 4 plus 0 is equal to 4. Thus 4 has the lower energy than 3d. The 19 electron will go to 4s. तो K की पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आगे हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है? ऑल द ऑर्बिटल इन सब शेल हैव इक्वल एनर्जी or the electrons filled in subshell. Hund's rule states as long as the orbital of same energy available, electron occupy the separate orbitals and have parallel spin. यानी अगर उनके पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो अलग अलग ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे। एटॉमिक रेडियस।
Size of an atom is measured in terms of radius. It is not possible to determine the precise size of an atom since the outermost shell of an atom has no precisely outer boundary. As we go away from the nucleus, the electron density decreases to a very small value, but it does not become exactly zero even at a larger distance from the nucleus. Moreover, we cannot isolate a single atom and measure its diameter the way we can measure the diameter of football. We can estimate only the radius of a combined atom. Moreover, the size of an electric cloud also depends upon its environment. In spite of all this difficulty, we talk about the atomic size because it is very useful in understanding many properties of an element. The atomic radius is defined as follows: the half of the bond length of a homomolecular diatomic molecules is the called atomic radius of the bonded atoms. यानी दो अगर हमारे पास जैसे H2 है, Cl2 है, F2 है, तो क्या है, होमोमोलिकुलर है, दोनों के जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन के आपस में बॉन्ड है। अब उनकी जो हम मेजर करेंगे बॉन्ड को, उसका अगर हम हाफ ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। दैट इज इफ टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर कोवलेंटली बॉन्डेड, द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ विल बी द रेडियस ऑफ ईच एटम। फॉर एग्जाम्पल H2H यानी H2H H से H का बॉन्ड, द बॉन्ड लेंथ इज 0.8 एंगस्ट्रॉम। ये एक के ऊपर छोटा सा सर्कल आना था ऊपर। द one half of this distance is 0.37 angstrom. This is the atomic radius of hydrogen. Similarly, chlorine to chlorine bond length is 1.98 angstrom. The atomic radius of chlorine is 0.99 angstrom. Other atomic radii can be found in a similar way. This atomic radius is the covalent radius since it is the radius of atom involved in a covalent bond and not the radius of a free atom. If we know the length of a bond between two dissimilar atoms, यानी जैसे NaCl है, हमें क्लोरीन और सोडियम के दरमियान जो बॉन्ड है, अगर उसकी बॉन्ड लेंथ पता है और हमें सोडियम या क्लोरीन में से किसी एक का रेडियस भी पता है, तो हम किसी दूसरे का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन का निकालना आसान है, Na2 नहीं पाया जाता और हमें NaCl का बॉन्ड लेंथ पता है, तो हम यहाँ से सोडियम का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द रेडियस ऑफ वन ऑफ देम वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस of the other. R of A plus R of B is equal to AB bond length. Change of atomic radius in the periodic table, यानी periodic table के अंदर atomic radius किस तरह से change हो रहे हैं, ऊपर से नीचे जाएं और दाएं से बाएं जाएं, सॉरी बाएं से दाएं की तरफ। atomic radius decreases as we go from left to right. डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि उसमें जब से ही हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियर की फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन उनका रेडियस इस वजह से छोटा हो जाता है। It is because as we go from left to right in a period, the nuclear charge increases. This increases nuclear charge pulls the valence electron with the increasing force, and as a result the atomic radius decreases from left to right in the periodic table. और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएँ तो एक नंबर ऑफ शेल एक्स्ट्रा हो जाता है, और इससे शेल इंक्रीज होने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. It is because the number of shell increases in going from top to bottom. The increasing number of shell increases the atomic radius. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आयनिक रेडियस। आयन क्या होता है? आयन बनता है तो कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अगर एब्जॉर्ब करे या इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। अगर जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको कैटायन कहते हैं।
और अगर एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ है तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, एनाइन होगा। When one or more electrons are added to an atom, the negative anion is formed, while when one or more electrons are removed from an atom, positive ion cation is formed. In general, cations are always smaller than neutral atoms from which they are formed, whereas anions are larger than the neutral atom from which they are formed. The decrease in the size of a cation is due to two factors. The removal of electrons from the outermost shell often are the electrons from the outermost shell. जैसे कि अगर हम अल्कली मेटल की बात करें पीरियोडिक टेबल की पहली रो की, तो उसमें आउटरमोस्ट शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक पूरा का पूरा शेल खत्म हो गया। जब पूरा का पूरा शेल खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या है, उसका रेडियस छोटा हो गया। Often all the electrons from the outermost shell are removed, which means the removal of a whole shell. The decrease in total electron repulsion, for example, so sodium is equal to 1.86 angstrom and that of Na positive is equal to 0.95 angstrom. The increase in the size of anion is due to added repulsion between the new electron and the electron already present. For example, radius of chlorine is equal to 0.99 angstrom and chlorine नेगेटिव जो है Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन जैसे सोडियम के ऊपर प्लस का छोटा सा ऊपर साइन है, इसी तरह नेगेटिव का साइन भी ऊपर आना था, इक्वल है 1.81 angstrom. In a series of ions of different elements having the same number of electrons, the size decreases with the decrease in the nuclear charge. आगे आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए। आयनाइज करने का मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या रिमूव कर दें। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स since electrons are attracted by nucleus, energy must be supplied to remove an electron from an atom. This energy is called ionization energy or ionization potential and defined as follows. The minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization energy. For example, the ionization energy of sodium is 495.8 kilojoule per mole. An atom has a many ionization energies as it has electrons. The energy required to remove the first electron is called first ionization energy. The energy required to remove the second electron is known as the second ionization energy. For example, calcium, the first ionization energy is 590 kilojoule per mole. The second ionization energy is 1145 kilojoule per mole. The ionization energy depends upon on the following factors. क्या कहें? सबसे पहले atomic radius. The greater the atomic radius, the farther away is the outermost shell from the nucleus, the easier it is to remove it. Thus, lower will be the ionization energy. यानी जब हम जितना रेडियस बड़ा होता जाएगा उतना ही हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है. न्यूक्लियर चार्ज, the greater the nuclear charge, the more attractive will be the electrons by the nucleus and the higher will be the ionization energy. उतना ही मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना. शील्डिंग इफेक्ट, the intervening shells between nucleus and outermost shell reduce the attraction between nucleus and outermost shell. यानी उसका इंटरेक्शन कम होता है. जब इंटरेक्शन कम होता है तो वो एक तरह की शील्ड बना देते हैं, जो फिर शील्ड के बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है यानी आउटर मोस्ट में, उसका निकलना बड़ा आसान हो जाता है. दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. द ग्रेटर इज द शील्डिंग इफेक्ट, द ईजियर it will be to remove the electron and lower will be the ionization energy. The shielding effect increases from top to bottom in the periodic table with the increase in the number of shells. Type of orbital. The order of ionization energy with respect to orbitals is S greater than P greater than D greater than F. यानी सबसे कम जो है F के लिए. It is the most difficult to remove an electron from an S orbital because it is least diffuse. The F is the most diffuse orbital, so it is easiest to remove an electron from F orbital. Change of IP in the periodic table. If the
periodic table, the ionization energy increases from in periodic table, the ionization energy increases from left to right due to decrease in atomic size and increase in nuclear charge. From top to bottom in a group, the ionization energy decreases due to increase in atomic size and increase in shielding effect. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ऑपोजिट होता है आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, आयन कैसे मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे कि सोडियम पोटाशियम वगैरह में क्या है, जो अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स हैं क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है कि वो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है। और जो ये हैलोजेंस वगैरह वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक एक कम है या किसी में पीछे वाले में जाए तो 2 कम है तो वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन क्या है वो ले लेते हैं किसी से, वो इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव होके नियरली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। तो कितनी आसानी से वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं, वो होती है किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Electron affinity can be defined as follows. When an electron enters an atom, energy is either released or absorbed. This energy is called electron affinity. Thus, the amount of energy evolved or absorbed when an electron is added to a gaseous atom in its ground state is called electron affinity. Electron affinity shows the ability of an atom to accept one or more electron. When a chlorine atom accepts an electron, 348 kilojoule per mole energy is released. Chlorine plus electron gives us chlorine. Cl नेगेटिव आना था यहाँ पे, जो कि वैसे ही उन्होंने दी है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू -348 kilojoule per mole. The halogens that have the most negative electron affinity readily form negative ions. By accepting one electron, a hydrogen atom assumes the stable electronic configuration of noble gas immediately. कोई भी गैस जो है पीरियोडिक टेबल में कोई गैस है या एलिमेंट है, वो अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करने के लिए कोशिश करता है। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, नियरेस्ट गैस नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करता है। जैसे कि अगर सोडियम की एग्जांपल लें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसने अगर कोई भी नोबल गैस के जैसा होना है तो उसके पास 2 केसेस हैं, या तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है 7 लेने से, इसलिए वो क्या करती है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देती है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं या हेलोजन फैमिली की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये उनके लिए यह है कि या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लें या 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे दें। 7 इलेक्ट्रॉन देने की निस्बत 1 इलेक्ट्रॉन देना क्योंकि आसान है, तो वो क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि हैलोजेंस क्या है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके इमीडिएटली नोबल गैस की कन्फिगरेशन को अटेन कर लेते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। इन जनरल इलेक्ट्रॉन affinity becomes more and more negative going from left to right in the periodic table as the nuclear charge increases and the atomic radius decreases. Some elements gain more than 1 electron to form anions. For example, oxygen gains 2 electrons to form a bivalent anion. पहली जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी भी 2 होती थी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलनी है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी 2 होती हैं कि पहला जब आपने इलेक्ट्रॉन लिया उसकी ये है और दूसरा लिया तो ये। इन द सेकंड स्टेप एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन आयन आर ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज बिकॉज द रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिव आयन एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। आगे इसका प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ, विच एलिमेंट शुड इजीली फॉर्म द कैटायन, पोटाशियम और फ्लोरीन। और बी में दिया हुआ है
विच एलिमेंट शुड इजीली फॉर्म एनाइन, सोडियम और ब्रोमीन। तो उसका आंसर ये है, जितनी एनर्जी कम होती है ना, ये देखें आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है जितना कम होता है, तो वो क्या कैटाइन बनाना इतना आसान है। तो इसका पहले का आंसर होगा के यानी पोटेशियम, और दूसरे में अगर हम सोडियम और ब्रोमीन की बात करें तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होगी। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी देखें नेगेटिव में ज़्यादा छोटी ये है ना, तो ये ब्रोमीन है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। और अगर आपको कोई भी चीज़, कोई पॉइंट कहीं से समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। फिर दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।